आज का दिल से गुफ्तगू का ये एपिसोड बड़ा खास है। हम आ पहुंचे हैं उत्तराखंड के नैनीताल में। आज हम आपको उत्तराखंड की जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं, उन्हें बतौर कल्चरल आइकन के तौर पर देखा जाता है। आइए मिलते हैं ज़हूर आलम से, यानी कि हम सबके ज़हूर दा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर आलम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका DNN 24 में। शुक्रिया। मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि ज़हूर दा जो हैं वो रंगमंच के कला के मतलब इतना उनका योगदान रहा है कि उन्होंने ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि पूरे देश को कई रंगमंच के जो सितारे हैं वो दिए हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जो युग मंच है इसके बारे में बताएं, कब इसकी शुरुआत हुई और क्या इसका मोटो रहा? असल में 1976 में युगमंच की शुरुआत हुई और हम बहुत छोटे थे तब। तो CRC इंटर कॉलेज में पढ़े हम लोग यहाँ पर। तो हमारे गुरुजी थी कांता प्रसाद शाह जी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक नाटक होने वाला है, बड़ा नाटक, अंधा युग, तो उसमें तुम लोगों को आना है। तो इत्तेफाक से जो हमारा जो विद्यालय था CRC इंटर कॉलेज, तो उसी में उसकी रिहर्सल वगैरह हो रही थी। और उसकी रिहर्सल जो है सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीज़न में डिप्टी डायरेक्टर थे लेनिन पंत, लेनिन चचा कहते थे हम उनको। तो वो करा रहे थे और गिरीश तिवारी गिरदा उसके साथ जुड़े थे। डॉक्टर शेखर पाठक जो यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में थे वो उसके साथ जुड़े थे। तो हम लोग उससे जुड़े तब, और 1976 में ये युगमंच की स्थापना हुई। उसका भी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड और बता दूं कि जब ये नाटक अंधा युग होने की तैयारी हुई और इत्तेफाक से उस साल जो था, जो ये कुमाऊं विश्वविद्यालय है, इसका जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है DSB कॉलेज, उसका रजत जयंती वर्ष था। उससे पहले साल अल्मोड़ा में एक मीटिंग हुई थी 1975 में, और उसमें यहाँ के जो दिग्गज तमाम जितने भी कलाकार और लेखक और लोक कला से जुड़े हुए तमाम लोग थे, वो सारे के सारे इकट्ठा हुए थे। और वहाँ ये बात हुई थी कि यहाँ का जो हमारे उत्तराखंड का जो फोक है, जो लोक गाथाएँ हैं, जो कल्चर है, जो नाटक है, जो साहित्य है, वो सारा का सारा उसको कैसे एक मंच दिया जाए और कैसे उसको, उस ट्रेडिशन को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो ये मीटिंग वहाँ हुई। तो उसके बाद ये हुआ था कि अगले साल ये मीटिंग जो है वो नैनीताल में होगी। और मोहन उप्रेती से लेकर के, ब्रजेंद्र लाल शाह जी से लेकर, ब्रजमोहन शाह जी से लेकर के, और यूनिवर्सिटी के जो VC थे डॉक्टर DD पंत, वो भी उसमें मौजूद थे। तो अगले साल शेखर पाठक फिर DD पंत जी के पास यहाँ पर गए नैनीताल में, और उनसे कहा कि सर, वो पिछले साल जो अल्मोड़ा में मीटिंग हुई थी और उसमें ये था कि यूनिवर्सिटी भी उसे अपना एक रोल अदा करेगी, तो उसके सिलसिले में हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो उसमें क्या करना है बताइए, अब आगे कैसे बढ़ना है। तो डॉक्टर DD पंत से कहा, यार तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो शेखर। और ये साल जो है यानी 1976, ये जो यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है DSB, उसका रजत जयंती वर्ष है ये। तो इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं और तमाम सेमिनार्स वगैरह कर रहे हैं। तो क्यों ना उसमें एक बड़ा नाटक किया जाए, और उस बहाने से इस बात को शुरू करते हैं। जो अल्मोड़ा में जो बात जहाँ पर रुकी थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से करते हैं। तो फिर एक नाटक की खोज शुरू हुई, बहुत सारे नाटक खोजे गए। तो उसके बाद गिरदा वगैरह से ये लोग मिले, राजीव लोचन शाह जी से मिले, और तमाम लोग जो यहाँ दिग्गज थे नाटक के, उन सब से शेखर पाठक, और एक हमारे गुरुजी थे, अभी नाम मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा। तो वो तमाम लोगों से मिले, और यहाँ जो गीत और नाटक प्रभाग की शाखा थी यहाँ पर, उनके लोगों से मिले। गिरदा उसी में काम करते थे। तो ये तय हुआ कि सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन अपने पूरे आर्टिस्ट उसमें प्रोवाइड करेगा, और नैनीताल के जो कलाकार हैं तमाम, क्योंकि नाटक का यहाँ बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है।
ये जो रामलीला है, कुमाऊनी रामलीला जिसको कहा जाता है, ये तो बहुत पहले आ गई थी, 1860 में यहाँ आ गई थी। तो उससे वो सिलसिला चलाया। फिर ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शेक्सपियरियन नाटक किए। उसके बाद जो यहाँ पर गर्मियों की राजधानी थी नैनीताल, तो उसमें जो तमाम ये सेक्रेटेरिएट यहाँ पर पूरा आता था, तो उसमें जो बाबू लोग होते थे और तमाम बंगाली लोग होते थे, वो अपना नाटक यहाँ करते थे। तो रामलीला तो होती थी, तो यहाँ के लोगों ने भी जो है वो बाकायदा अलग से रामलीला के अलावा जो नाटक होते थे वो करने शुरू किए, और कई ग्रुप यहाँ पर बने। तो ये ट्रेडिशन यहाँ पर रहा है पुराना उसका। एक बात मैं और बता दूँ कि B.M. शाह जो बहुत बड़े नाटककार हुए हैं देश के और दुनिया के, वो नैनीताल से ही रहे हैं। और जो NSD था, जिस साल NSD इस्टेब्लिश हुआ, तो उसके पहले ग्रेजुएट हैं। उस जो पहला ग्रुप आया उसमें इब्राहिम अलका जी उसके निर्देशक थे। तो उसमें मनोहर सिंह वगैरह और सुरेखा सीकरी और तमाम लोग, तो उसमें यहाँ से B.M. शाह जी गए। इतना रिच ट्रेडिशन था नैनीताल में थिएटर का, और उसमें जो है वो यहाँ से गए, और उसके बाद NSD के डायरेक्टर भी हुए, फिर होकर के रिटायर हुए B.M. शाह जी। बहरहाल मैं लौटता हूँ वहाँ युगमंच की उस पर, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो 1976 में ये शुरू हुआ। तो हम लोगों को ही बुलाया गया कि आइए नाटक हो रहा है और उसमें जो है वो आप लोगों को भी करना है। तो वो नाटक हुआ, उसकी तैयारी हुई, और उसके बाद उसको दिसंबर में करने की बात हुई। नहीं सॉरी, दिसंबर नहीं, जून में। अंधा युग पहला नाटक। तो अब सवाल ये हुआ, डॉक्टर D.D. पंत जी ने कहा, जो वाइस चांसलर थे, कि यार ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, कॉलेज को करवा रहा है, लेकिन कौन संस्था इसको कर रही है, तो उसका कोई नाम भी तो होना चाहिए। तो कई नाम सुझाए गए उसमें। तो ललित तिवारी हैं हमारे दोस्त, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और बहुत सारे सीरियल्स में काम कर रहे हैं। NSD पुराने हैं वो। नैनीताल में लड़कों में सबसे पहले जो NSD गए B.M. शाह जी के बाद, वो ललित तिवारी। तो उन्होंने सुझाया कि हम लोग कर रहे हैं अंधा युग। तो मेरा एक सुझाव यह है कि अंधा युग में से युग लिया जाए और उसमें मंच जोड़ा जाए, तो इस तरीके से बनेगा युग मंच। तो इस तरीके से ये नाम रखा गया युगमंच 1976 में। और उसके बाद वो जो यात्रा थी वो आज तक वो चली आ रही है, बदस्तूर जारी। सर, किस तरह से युगमंच जो है वो आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहा है? देखिए, हम लोग नाटक तो करते ही हैं और 1976 से कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जो मीटिंग हुई थी और जिसमें बात हुई थी कि आर्ट और कल्चर और जो हमारा लोक है यहाँ का, उसको भी मंच दिया जाए, और जो लोक कलाकार हैं उनको भी मंच दिया जाए, और नई जो पीढ़ी है उससे उस जो हमारा फोक ट्रेडिशन है उससे भी जोड़ा जाए, और जो तमाम जो चीज़ें हैं नाटक के साथ साथ उनसे भी उसको रूबरू कराया जाए। तो उसी को लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोगों ने, मतलब मैं एक बात याद आ गई मुझे कि जो पहला नाटक किया था अंधा युग, तो ये बात हुई थी कि वो तो एक आधुनिक नाटक है, लेकिन उसको उस फॉर्म में ना करके यहाँ का जो लोग है और यहाँ के जो रिचुअल्स हैं और यहाँ की जो ट्रेडिशन है तमाम, उनको उसके साथ जोड़ा गया। और जो गीत संगीत था उसका सारा का सारा वो बिल्कुल पहाड़ी और कुमाऊनी था। उसमें जो यूज़ किया गया तमाम रिचुअल जो थे वो सारे कुमाऊनी थे। जो हमारी लोक गाथाएँ हैं उनके जो तमाम चीज़ें हैं और जो हमारा गीत संगीत है पहाड़ का, उसके साथ उसको इंटरमिंगल किया गया और उसकी बनावट इस तरीके से तैयार की गई कि वो बिल्कुल यहाँ का नाटक लगे। तो ये पहले नाटक से हम लोगों ने शुरू कर दिया था। फिर हम लोगों ने उसके बाद दूसरा नाटक किया अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भी जो यहाँ का होली ट्रेडिशन है, हमारा होली ट्रेडिशन में जो स्वांग होता है, तो स्वांग उसमें जोड़ा गया। स्वांग भी नाटक ही है एक तरह का, तो उसमें उसको जोड़ करके वो आगे बढ़े हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे नाटक जो है वो यहाँ के जो लोक गाथाएं हैं वो किए हैं और आज तक हम लोग कर रहे हैं। अभी ईयर बिफोर लास्ट हम लोगों ने किया राजूला मालूशाही। यहाँ की बहुत ही रिच जो है लोक गाथा है। और हाँ, ये जो लोक गाथा है इसमें जो है जिस तरीके से सोनी महिवाल है,
लैला मजनू है, उसी तरह का यहाँ पर भी जो एक प्रेम गाथा है वो असल में। हाँ, तो उसमें जो है वो लड़की जो है वो भूटांतिक की है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर की है, और वो जो लड़का है वो हमारे द्वारहाट के पास का है, वो जो राजा है वो, और वो जो लड़की है उसका बाप जो है व्यापारी है। क्योंकि पहले जो है उसका इतिहास भी ये है कि चाइना के साथ, तिब्बत के साथ यहाँ का खुला व्यापार होता था। जब से वो इवेजन हुआ 1962 का, तब से वो व्यापार बंद हो गया था। फिर जो ये यात्रा होती है मानसरोवर यात्रा, इसमें भी जो है तकलाकोट और उससे आगे वो व्यापार यहाँ का वहाँ का जो है वो बार्टर सिस्टम और दूसरे तरीके का वो चलता है। मतलब यहाँ से हाँ, उड़ जाता था, वहाँ से जी जी, नमक तमाम आता था। नमक और ये सारी चीज़ें ये चल, तब से वो ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो वहाँ के और यहाँ की कुमाऊँ की और तिब्बत की और भूटांतिक की जो है वो गाथा जो है वो है, और वो जो प्रेम गाथा है, और उसमें युद्ध है, प्रेम है, षड्यंत्र है, और सब कुछ है उसमें, कंप्लीट नाटक है। तो वो किया हम लोगों ने, लोक गाथा। उसके बाद हम लोगों ने अभी जो है पिछले दिसंबर में जो है वो गिरदा का लिखा हुआ नगाड़े खामोश हैं किया। वो भी एक लोक नाटक है। वो जो यहाँ का एक बहुत मशहूर जो है लोक गाथा है, अजवा बफौल की गाथा है, 22 भाई बफौलों की गाथा है, जिस पर जो है वो मटियानी जी ने एक बहुत खूबसूरत उपन्यास लिखा है, मुख सरोवर के हंस। मुख सरोवर के हंस, तो वो गाथा को लेकर के गिरदा ने उसको बिल्कुल कंटेम्प्रेरी बनाया, पूरा पॉलिटिकल बनाया उसको, कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके साथ जोड़ा उसको, कि राजा रानी की कहानी, और उसमें भी षड्यंत्र और ये सब चीज़ें हैं, पूरा का पूरा वो है। तो वो उसको हम लोगों ने किया है अभी। हाँ, इस तरीके से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और आधुनिक नाटक भी करते हैं, फोक नाटक भी करते हैं। लेकिन हम लोगों का मकसद इस नाटक के ज़रिए से केवल कोरा मनोरंजन नहीं है, बल्कि उसमें हम लोगों का ये होता है कि क्या चल रहा है आजकल, तो कौन सा नाटक करना चाहिए, कोई मतलब उस नाटक के ज़रिए से हम लोग क्या मैसेज दे सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं। क्योंकि नाटक एक ऐसा माध्यम है कि जो सीधे लोगों से जुड़ता है, और जो कलाकार है वो दर्शक की आंख में आंख डाल करके बात करता है उससे। सबसे प्रभावी कला है नाटक जो है। इसलिए कहा भी गया है कि उसमें जितनी भी कलाएं हैं समाहित हैं नाटक के अंदर। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसमें भी जो प्रथम वाक्य और प्रथम श्लोक है जो लिखा गया था, वो है न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्मम नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। यानी दुनिया का कोई कला, कोई ज्ञान, कोई सब्जेक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नाटक में समाहित नहीं है। उसमें गीत है, संगीत है, साहित्य है, भूगोल है, इतिहास है, मौसम है, दूरियां हैं, नज़दीकियां हैं, सब कुछ है नाटक में, साइंस है। तो इस तरीके से नाटक जो है इतना बड़ा माध्यम है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। और नुक्कड़ नाटक समारोह किया हम लोगों ने बहुत दिनों तक, 8-10 साल तक। हम लोग देहरादून गए, वहाँ हम लोगों को बुलाया गया, और वहाँ एक नुक्कड़ नाटक समारोह हुआ उस दिन। तो वहाँ हम लोगों ने नाटक किया। तो उसके बाद उसी साल हम लोगों ने नैनीताल में भी नुक्कड़ नाटक समारोह शुरू किया, और करीब करीब 10 साल तक वो हम लोगों ने किया। और उसमें तमाम दिल्ली की, हरियाणा की और यूपी की तमाम टीमें आती थी, और यहाँ पर वो करते थे, और एक लोगों को एक मैसेज दिया जाता था उसके ज़रिए से। किस तरह से युग मंच भी जो है एक एग्जाम्पल बनकर उभर रहा है, गंगा जमुनी जो तहजीब है हमारे देश की। असल में नाटक जो है वो लोगों को जोड़ता है, और उसमें तमाम जो आर्टिस्ट आते हैं, या उसके बैक स्टेज में काम करने वाले होते हैं, या तमाम जो लोग किसी भी तरीके से, लाइट वाले, साउंड वाले, मेकअप वाले, कॉस्ट्यूम वाले, या सारे के सारे जो भी लोग हैं या आर्टिस्ट, वो पूरा का पूरा एक मंच होता है लोगों का। तो उसमें जो है हर तरह के लोग होते हैं। उसमें ना तो ये जाति धर्म देखा जाता है, और ना गोरा काला देखा जाता है, ना लड़का लड़की देखा जाता है। उसमें जो जहाँ से जैसे चाहिए वैसा चाहिए। तो उन लोगों को जोड़ करके एक टीम वर्क है, क्योंकि तो टीम का मतलब ये होता है कि लोगों को जोड़ना, एक संगठन बनाना।
तो उस तरीके से हम लोग करते हैं इसको, और सब जगह होता है ये। बल्कि आप ये देखिए ना कि नाटक में या कल्चर वाले जो लोग हैं उनके लिए धर्म और जाति कोई मतलब नहीं है। ये केवल हमारे साथ नहीं बल्कि आप पूरा देख लीजिए, पूरा इतिहास देख लीजिए, जो कल्चर का पूरा इतिहास है, फिल्मों का पूरा इतिहास है, वहाँ पर इस चीज़ का इम्तियाज ही नहीं है कि कौन क्या है। शादियाँ होती हैं आपस में, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। तो ये सारा का सारा मैसेज तो जो फिल्म के ज़रिए से हो, चाहे वो नाटक के ज़रिए से हो, या जितने भी कला की जो हमारे चीज़ें हैं उन सब के ज़रिए से सबसे बड़ा मैसेज अगर देने का कोई माध्यम है तो वो कला है, उसमें नाटक भी है। तो यही लोग हम लोग काम कर रहे हैं। तो तमाम लोग हम लोगों ने बाहर भेजे हैं, इसमें एनएसडी भेजे हैं, वहाँ जाके काम कर रहे हैं लोग, फिल्मों में जाके काम कर रहे हैं लोग। नैनीताल जैसी छोटी सी जगह से हम लोगों ने 18 लोग एनएसडी भेजे हैं। वही मेरा आपसे अगला सवाल था कि युगमंच ने देश को कई अच्छे जो कलाकार हैं वो दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। असल में एक तरफ तो हम लोग ये सोचते हैं कि कला के माध्यम से जो है लोगों तक बात जानी चाहिए, और नाटक को उसका मीडियम बनाते हैं, या गीत संगीत को या नृत्य को। दूसरी तरीके से हम लोगों का एक ये भी रहता है कि प्रोफेशनल तरीके से काम होना चाहिए। अब प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे देश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो उसका पहला बैच था उसमें नैनीताल से बीएम शाह जी गए, फिर उसके डायरेक्टर होकर के रिटायर हुए। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने मतलब लोगों को इस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग देने की कोशिश की, यहाँ पर कितनी ही वर्कशॉप लगाई, तमाम लोगों को बुलाया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की टीम ने आकर के, वहाँ के डायरेक्टर्स ने आकर के, वहाँ के प्रोफेशनल्स ने आकर के हम लोगों के साथ वर्कशॉप की नैनीताल में, और बाकायदा प्रोफेशनल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की। और उसी का नतीजा ये हुआ कि 18 लोग एनएसडी भेजे हमने, 8 लोग पूना फिल्म इंस्टीट्यूट भेजे, बीएनए भेजे, और तमाम जितने भी इस तरह के नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर हम लोगों ने लोगों को भेजा है। और वहाँ लोग अपना ट्रेनिंग लेने के बाद अपने को एक मैच्योर एक्टर बनाने के बाद वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो सीरियल्स में काम कर रहे हैं। उन लोगों ने मतलब हमारा भी मान सम्मान बढ़ाया, और हम लोगों के साथ आकर के फिर काम किया। निर्मल पांडे ने बहुत काम किया हमारे साथ आकर के, ललित तिवारी ने काम किया, सुमन ने काम किया, ज्ञान ने काम किया, सुनीता ने काम किया, सुदर्शन ज्वाल ने बहुत काम किया यहाँ आकर के। तो ये काम, ये सिलसिला लगातार मतलब ये चल रहा है। ये जो हमारा ट्रेडिशन है, हम लोगों की मतलब कोशिश है कि एक मकसद के साथ काम करें, लेकिन लोगों को जो है, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं है। हम लोगों के ज़माने में घर भूख तमाशा देखने वाली बात थी कि सब मतलब फक्कड़पने से काम करते थे, कोई के उतनी ज़रूरतें भी नहीं थी तब, बहुत छोटी सी ज़रूरतें होती थी। तो आपस में हम लोग वो चंदा अंदा करके और किसी तरीके से नाटक वाटक करते, थोड़े बहुत टिकट बिक गए तो बिक गए, नहीं तो इस तरीके से विज्ञापन वगैरह लेकर स्मारिका में करते थे। लेकिन अब जो है वो ज़माना बदल गया, अभी उसको मतलब आदमी की ज़रूरतें बढ़ गई, उसके खर्चे बढ़ गए, तो उसको मतलब पेट भी है, उसका घर भी है, अगर उसके शादी है तो बच्चे भी हैं, तो सबको देखना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल काम होना चाहिए, और आर्टिस्टों को मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, इसीलिए जो है वो हम प्रोफेशनल एक्टर बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। इंस्टीट्यूट में भी इसीलिए भेजा है तमाम लोगों को, कि ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और वो उसको एज ए प्रोफेशन ले सके। मतलब एक तो शौक या रंगमंच होता है, जैसे मेरा जो है वो प्रोफेशन नहीं। दाल रोटी मेरी दुकान है कपड़े की, छोटी सी इंतखाब क्लॉथ स्टोर, वहाँ से चलती है। मेरी वाइफ नौकरी करती है, वहाँ से चलता है घर मेरा। तो लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं है ना, तो खर्च चलाने के लिए उसको पैसा मिलना चाहिए, आर्टिस्ट को पैसा मिलना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो सरकारी स्कीमें हैं उसमें से भी मतलब जैसे जो नाटक वगैरह करते हैं तो प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करते हैं, और उसके साथ भी जो उससे जो पैसा मिलता है, वो जो पैसा नाटक में खर्च होता है उससे जो बचत होती है वो हम अपने आर्टिस्टों को बांटते हैं वो पैसे।
हालांकि बहुत छोटा होता है वो, लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ा सा ये, तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं लगातार एक सोच के तहत। सर यहाँ पे मेरे एक सवाल आया है कि अभी आपने बात की कि थिएटर आर्टिस्ट को और ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरत है, उन्हें उनका जो मेहताना है, जो सही मेहताना है वो मिलना चाहिए। तो क्या ऐसी मतलब थिएटर को और थिएटर का जो मंच है उसको और वास्ट बनाने के लिए कौन कौन से जो कदम है वो उठाने ज़रूरी हैं ताकि थिएटर आर्टिस्ट जो है वो उभर के आए? असल में उससे सबसे पहले ज़रूरत ये है कि जो संगठन है नाटक के, जो ग्रुप्स हैं, जो तमाम काम कर रहे हैं, तो उनकी एक सोच होनी चाहिए पहले तो, कि जो उनके साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं तो उनके खर्चे कैसे चलेंगे उन्होंने सोचना चाहिए, एक बात। दूसरा यह है कि समाज को भी उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। तीसरा क्या है कि सरकारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो इस तरह के तमाम स्कीमें हैं भी, लेकिन वो इतना छोटा है, इतना कम है वो, कि उससे गुजारा होना बहुत मुश्किल है। मतलब थिएटर को, यह हमारा दुर्भाग्य है कि मैं एज ए प्रोफेशन लेने की अगर सोचूंगा तो मुझे 36 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ जगह तो हो रहा है, जैसे बम्बई में है या गुजरात में है या साउथ में है या थोड़ा बहुत बंगाल में है, लेकिन उत्तर भारत में या हिंदी बेल्ट में या हिंदी रंगमंच में अभी इसको सोचना और बड़े पैमाने पे सोचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब नौटंकी थी यहाँ पर या इस तरह के जो और ट्रेडिशन थे, उसमें तो होता था कि जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो सब प्रोफेशनल होते थे। उसमें वो जो नौटंकी की जो कंपनियाँ होती थी, कंपनी होती थी बाकायदा, वो जा कर के काम करती थी और उसमें सब पेड आर्टिस्ट होते थे। लेकिन अभी जो है वो इतनी मुश्किल है कि जो ग्रुप्स होते हैं उनमें पेड आर्टिस्ट रखना या वो रेपर्टरी बनाना, असल में रेपर्टरी के लिए सरकार को बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए और रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो समाज है उसको सोचना चाहिए, तभी ये जो है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और इसमें काम हो सकता है। सर अब मैं जानना चाहिए तो हुई युग मंच की बात, अब हम जानना चाहेंगे ज़हूर आलम जी के बारे में कि कहाँ उनकी पैदाइश हुई और कैसे वो रंगमंच से जुड़े। मेरी 1955 में पैदाइश हुई नैनीताल में। मेरे घर में बहुत ही ऑर्थोडॉक्स किस्म का एक माहौल था और कोई इस तरह का ट्रेडिशन या कुछ किसी तरीके का नहीं रहा। लेकिन मुझे पता नहीं क्या था कि बचपन से ही इस तरह का वो पड़ा। हम लोग बाज़ार में रहते थे नैनीताल मल्लीताल में, और उसके पास एक स्कूल है, गौशाला स्कूल कहते हैं उसको, क्योंकि उसके बगल में गौशाला है। बल्कि हमने वहीं से पढ़ा और हम पुराने साथी जब मिलते हैं तो उसको बड़े गर्व के साथ गौशाला यूनिवर्सिटी कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ से हम लोग पढ़े हुए तो मैं खेलने, वो स्कूल हमारा बिल्कुल बाजार में ही था, तो वहाँ खेलते खेलते हम लोग शाम, जब बहुत छोटपन में बता रहा हूँ मैं, शायद 1 या 2 में पढ़ता हूँगा मैं उस समय, तो वहाँ पर मैं जाता था अपने स्कूल की तरफ। तो वहाँ मैंने अचानक देखा कि कुछ गाने बजाने की आवाज़ें आ रही। तो अब दरवाजे से अंदर जाने की तो हिम्मत नहीं हुई कि एकदम से क्या है, हालांकि मेरा ही स्कूल था वो, कि बड़े बड़े लोग वहाँ कुछ कर रहे हैं। तो मैं एक किनारे से जाकर के, खिड़की थी वहाँ से जाकर के मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी ऊंचाई इतनी नहीं थी कि मैं उस खिड़की तक पहुँचता। मैंने वहाँ पर ईंट मीट या पत्थर इकट्ठे किए और फिर उस खिड़की से पहुँच करके मैंने देखा तो अंदर एक बुजुर्ग हैं, लंबे से बाल हैं उनके, बड़े खूबसूरत से हैं, और वो कुछ गा बजा रहे हैं और सिखा रहे हैं वो लोगों को। मुझे मालूम हुआ कि वो टीडी सती थे। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में प्रोड्यूसर होकर के वो बाद में रिटायर हुए, और उन्होंने बाकायदा म्यूजिक की और डांस की ट्रेनिंग ली थी। और उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। लेकिन मैं शुरू में ऐसे ही गया तो देखा तो मैं रोज़ जा करके वहाँ पर देखता था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ कई रिहर्सल वगैरह होती थी। तो एक दिन वो टीडी सती ने मुझे देखा कि कोई लड़का है खिड़की से बाहर, वो झांक रहा है, बच्चा है। तो उन्होंने मुझे ऐसे करके बुलाया, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं घर चला गया। उसके बाद दोबारा फिर आकर के मतलब चैन नहीं पड़ा, तो फिर मैं जाकर के वहीं खिड़की में खड़ा होकर के वो देखने लगा। फिर वो पीछे से अचानक आए और मुझे कहने लगे यहाँ से देखो।
तुम रोज मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ से देखते हो, तो तुम अंदर बैठ करके देखो। बहुत छोटा था मैं, करोगे हमारे साथ काम? तो मैं रोने लगा। मैं डर गया कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं नहीं डरने की बात नहीं, तुम आओ बेटा, तो काम मत करो, लेकिन तुम हमारा ये जो है देखो, तुमको अच्छा लगता है तो देखो। तो मैं वो देखता था लगातार। उसके बाद CRSC इंटर कॉलेज में आया मैं, तो वहाँ पर हाउस होते थे स्कूल में, जैसे हाउस होते हैं, तो हाउस कंपटीशन होता था। तो हमारे हाउस मास्टर जो थे, मैं भी गया उनके पास कि सब मैंने नाटक करना है। 7th 8th में शायद हूँगा मैं तब। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो नाटक वाटक किए। वहाँ से तो इंटर कॉलेज से फिर लगा, फिर वो इंटर कॉलेज में मैं कल्चरल सेक्रेटरी बना। फिर वहाँ पे ड्रामा कंपटीशन जो होता था हाउस का, वो मैंने कंडक्ट किया। फिर डिग्री कॉलेज चले गए हम लोग, तो वहाँ पर हम लोगों ने बड़े पैमाने पर थिएटर शुरू किया, और जितने डिपार्टमेंट होते थे उनका डिपार्टमेंटल कंपटीशन शुरू करवाया वहाँ पर। मेरे ज़माने में 18 डिपार्टमेंट थे DSB कॉलेज में। तो धीरे धीरे 18 डिपार्टमेंटों ने काम करना शुरू किया। संस्कृत में सिर्फ लड़कियां होती थी उस समय, लड़के नहीं थे, तो लड़के हमने प्रोवाइड किए उनको, और उस तरीके से फिर शुरू किया। फिर 76 में तो ये युगमंच बन ही गया था। तो उसके बाद तो फिर वो जो यात्रा शुरू हुई, तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और वो चला आ रहा है, कर रहे हैं। तो ये रहा। सर जाते जाते बस आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो थिएटर में, जो रंगमंच में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बेसिक ईमानदारी होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, चाहे वो थिएटर है, फिल्म है, चाहे आप टीचिंग में जा रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, या एक दुकानदारी ही कर रहे हैं आप, तो बेसिक जो बात है वो इंस्टिंक्ट वो होना चाहिए आदमी के अंदर। बेसिक ईमानदारी होनी चाहिए अपने काम के लिए। तो थिएटर की जहाँ तक बात है, तो उसको अपने काम के प्रति बहुत ही समर्पित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और उसमें एक जज्बा होना चाहिए। और उसमें ये नहीं कि मैं शौकिया कर रहा हूँ, उसमें ये होना चाहिए कि मुझे कुछ एक्सीलेंट करना है। उसके अंदर, अपने अंदर एक एक्सीलेंट पैदा करने का जज्बा होना चाहिए, शिद्दत के साथ होना चाहिए। तभी वो जो है कुछ कर गुजर सकता है, और एक अच्छा एक्टर बन सकता है, अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, या इस फील्ड में जाकर के अच्छा काम कर सकता है। फिर उसके बाद अगर वो अच्छा काम अपने ग्रुप में करेगा, तो डेफिनेटली वो जाकर के किसी इंस्टीट्यूट में, NSD जैसे उसमें जा सकता है, या और जगह जा सकता है। फिर वो सीरियल में भी काम कर सकता है, फिल्मों में भी काम कर सकता है। और उसमें भी मुझे लगता है कि NSD भी MA नहीं कि NSD कर लिया। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि NSD करके जो है ऐसे ही घूम रहे हैं। वहाँ पर भी जज्बा वो होना चाहिए कि मुझे नसीरुद्दीन बनना है, या ओमपुरी बनना है, या सुरेखा सीकरी बनना है, या मतलब अच्छा एक्टर बनना है, या अच्छा डायरेक्टर बनना है। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जाकर के भी ये नहीं कि मतलब ट्रेनिंग कर लेनी है, कैमरे के पीछे खड़े होकर के काम कर लेना, या डायरेक्शन कर लेना। वहाँ पर भी जज्बा यही होना चाहिए कि मुझे दुनिया को कुछ करके दिखाना है। अगर इस जज्बे के साथ काम होगा, तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। सर जाते जाते आपके रंगमंच की किसी भी नाटक की कुछ 2 लाइंस जो आपको याद हो। चलिए, जिस लाहौर ने व्याख्या किया था, और मैंने उसमें जो है वो जो बूढ़ी आमा है, मतलब माँ है, जो लाहौर में रह गई है, और उसका सारा ख़ानदान पता नहीं कहाँ गया, तो वो उसका जो एक डायलॉग था जो था, वो जितना मुझे याद आएगा उतना बोलूँगा। मेरी आँखों के सामने दूर तक फैलता चला गया, ये मेरा शहर है लाहौर, एक ऐसा शहर जो मेरी सांसों में बसता है। कहते हैं जिसने ये शहर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, जिस लाहौर ने देखा वो जन्मया नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। सर कोई जितने भी अभी तक आपने नाटक देखे या आपने खुद किए, उनमें से कोई पसंदीदा किरदार हो जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? एक तो यही नाटक जो मैंने बताया, जिस लाहौर ने देखा, बल्कि उसमें ये हुआ था कि जब निर्मल पांडे ने डायरेक्ट किया ये, उसको NSD में करना था, प्रोजेक्ट था NSD का,
ये ला करके। और उस समय जो है यहाँ नैनीताल में उत्तराखंड मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था। तो हम लोग सुबह जो है प्रभात फेरी निकालते थे, दिन में नुक्कड़ नाटक करते थे और फिर जाकर के शाम को इसकी रिहर्सल करते थे। तो जब रीडिंग हुई और उसके बाद ये नाटक पढ़ा गया और उसमें कास्टिंग हुई तो निर्मल पांडे ने कहा कि ये बूढ़ी और जो पंजाबी औरत है उसका रोल ज़हूर आलम तुम करोगे। अच्छा, तो आपने वो रोल किया था? तो मैंने वो रोल किया तो था, लेकिन मेरी हवा ख़राब हो गई और मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। अच्छा, कि मतलब मैं कैसे करूँगा भाई, मैं छोटा मोटा एक्टर हूँ, छोटे छोटे रोल किए हैं मैंने, बड़े रोल भी किए हैं, लेकिन मतलब एक तो उसमें क्या है कि एक तो वो पंजाबी है, दूसरा वो बूढ़ी है, तीसरा वो औरत है। तो मैंने उससे पहले तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने मना किया कि मैं नहीं करूँगा। तो उसने मुझसे कहा, निर्मल पांडे ने, कि अगर तुम ये रोल करोगे तभी मैं ये नाटक करूँगा, नहीं तो मैं ये नाटक नहीं करूँगा। तो मैंने कहा इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर? उसने कहा मैंने जितने भी रोल बांटे हैं उनके नेचर के हिसाब से बांटे हैं, जिसका जैसा नेचर है, जो हमारे उपलब्ध एक्टर हैं मैंने वैसे ही उनको रोल दिया है और ये रोल तुमको करना है। तो मैंने कहा तुम्हें कॉन्फिडेंस है? तो उसने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा तुमसे। तो तब मैंने ये रोल किया था और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगा बाद में कि ये तो कमाल का रोल। बहुत 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 उम्दा। तो ये थे हमारे साथ ज़हूर दा, जिन्होंने बताया कि कैसे उनकी जो रंगमंच की जो जर्नी है उसकी शुरुआत हुई और कैसे युग मंच जो है वो उसकी नींव रखी गई और आज भी युग मंच देश को कई उभरते हुए कलाकार दे रहा है। तो आज के दिल से गुफ्तगू के इस खास एपिसोड पे हमने मुलाकात की ज़हूर आलम जी से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।